नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पे। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। पीएम मोदी की तरफ से राजस्थान सीएम के लिए सुनील बंसल हो सकता है चौंकाने वाला नाम। वसुंधरा राजे के लिए प्रशंसक ने त्यागा अन्न जल, फिर मौन व्रत रख सीएम बनाने की उठाई मांग। महिलाओं के चेहरे पर तेजाब फेंकने के मामले में बेंगलुरु टॉप पर, जानेंगे कि क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। कांग्रेस की हार और नीतीश को मिल गया पाला बदलने का मौका, कहीं खेल न हो जाए। क्या राजस्थान में होंगे 2 डिप्टी सीएम? मुख्यमंत्री कौन पर सस्पेंस के बीच बीजेपी नेतृत्व का तगड़ा प्लान। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के सियासी गलियारों में अब बस एक ही चर्चा है कि आखिर सूबे का सीएम बनेगा कौन। लगातार सियासी दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि हर कोई जानना चाहता है कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। खास तौर से पीएम मोदी जिन पर भरोसा जताएंगे उसे ही ये गद्दी मिलेगी। इसी बीच में एक नया नाम सामने आने वाला है और वो कौन सा नाम है, हम आपको बताएं। राजस्थान में अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस गहराता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की रेस में वैसे तो कई दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व किस पर भरोसा जताएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम पद को लेकर अक्सर किसी नए चौंकाने वाले नाम पर मोहर लगाते रहे हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की तरफ से राजस्थान सीएम के लिए सुनील बंसल वो सियासी दिग्गज हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्हें कुशल संगठनकर्ता भी माना जाता है और सबसे खास बात ये है कि उनकी पृष्ठभूमि संघ आरएसएस की है। आखिर कौन है सुनील बंसल, जिनका नाम सीएम रेस में अचानक आया सामने, बताते हैं आपको। कभी यूपी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले सुनील बंसल को लेकर राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि वो सूबे की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री मार सकते हैं। वैसे भी राजस्थान की सियासत में सुनील बंसल की चर्चा करीब 8 महीने से लगातार हो रही है। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की भी सुगबुगाहट थी। हालांकि अब उन्हें सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। ऐसा होने की एक खास वजह है उनका राजस्थान कनेक्शन। सुनील बंसल राजस्थान के ही रहने वाले हैं। उनका जन्म 20 सितंबर 1969 में हुआ। वो स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में बेहद एक्टिव रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उनका संबंध रहा। 1989 में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव चुने गए थे। बाद में उनका झुकाव आरएसएस की ओर हो गया। 1990 में आरएसएस प्रचारक बने। इसके बाद उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला लिया। सुनील बंसल बीजेपी में राष्ट्रीय महामंत्री है। साथ ही उन्हें पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना का प्रभारी भी बनाया गया है। सुनील बंसल को कुशल रणनीतिकार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी का को इंचार्ज उन्हें बनाया गया था। इस चुनाव में उन्होंने अमित शाह के साथ मिलकर ऐसी रणनीति तैयार की कि बीजेपी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीट पर अपने नाम ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी थी। इसी के बाद से सुनील बंसल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बात साल 2014 की है, जब यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा चढ़ने लगा था। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बंसल को उत्तर प्रदेश भेजने का फैसला किया। बंसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जयपुर इकाई के महासचिव थे। संघ ने बंसल को यहाँ शाह की मदद करने के लिए भेजा था। उस वक्त शाह यूपी इंचार्ज थे। यही वह समय था जब शाह और बंसल की पहली बार मुलाकात हुई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 में शानदार जीत के बाद सुनील बंसल को यूपी का संगठन मंत्री बना दिया था।
इसके बाद सुनील बंसल ने साल 2017 से 19 और 22 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को शानदार जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। फिर साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें केंद्र की राजनीति में भी शामिल करने की चर्चा शुरू हुई, जिसके बाद सुनील बंसल को बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद अरसे से महत्वपूर्ण रहा है। इस पद पर नियुक्त आरएसएस की राय से ही की जाती है। पूर्वकालीन प्रचारकों को संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी देने का प्रचलन है। बीजेपी के लोग यह भी मानते हैं कि संगठन महामंत्री की केंद्रीय नेतृत्व की आंख, नाक, कान होता है। ऐसे में उनका हर जगह प्रभाव रहता है। सुनील बंसल को आखिरकार पार्टी ने उस पद के लिए चुना। इससे पहले राकेश जैन, नागेंद्र नाथ भी संगठन महामंत्री रहे। सुनील बंसल जिस तरह से कुशल रणनीतिकार के तौर पर अपना लोहा मनवाया है उन्होंने, अगर उन्हें राजस्थान सीएम पद की जिम्मेदारी मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खुद पीएम मोदी की ओर से ही कहा जा चुका है कि प्रदेश में किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस फेयरिस्त में सुनील बंसल का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। वैसे भी किसी और को मुख्यमंत्री पद दिया जाता है तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे असहमति जता सकती है। अगले कुछ महीने लोकसभा चुनाव है तो पार्टी नहीं चाहेगी कि कोई भी दिग्गज नेता पार्टी नेतृत्व से खफा हो जाए। बस इन्हीं हालात को संभालने के लिए सुनील बंसल का नाम चर्चा में आ रहा है। अगर उन्हें सीएम पद सौंपा जाता है तो ये पूरी संभावना है कि वसुंधरा गुट भी इस फैसले का ज्यादा विरोध नहीं कर सकेगा। इन्हीं सियासी नफा नुकसान को देखते हुए बीजेपी आला कमान संघ बैकग्राउंड वाले इस दिग्गज पर मोहर लगा सकता है। वसुंधरा राजे समर्थक एक महिला नीलिमा आमेरा ने 6 दिनों से अन्न त्याग कर मौन व्रत धारण कर रखा है। नीलिमा आमेरा वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बगलामुखी मां की साधना कर रही है। नीलिमा आमेरा वसुंधरा राजे की अनूठी दीवानी है और उन्होंने प्रदेश भर में वसुंधरा राजे के प्रति अभियान भी चलाए हैं। अब आपको बताते हैं उनके बारे में। राजस्थान में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री को लेकर कवायद जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एक महिला समर्थक की ऐसी दीवानगी सामने आई है जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह महिला समर्थक टोंक की नीलिमा आमेरा है, जो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बगलामुखी मां की साधना कर रही है। इसके लिए नीलिमा ने पिछले 6 दिनों से अन्न त्याग कर मौन व्रत धारण किया है। इसको लेकर टोंक समेत जयपुर में भी इसकी जमकर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रति भाजपा महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई समर्थक नीलिमा की दीवानगी काबिले तारीफ है। इससे पहले भी वसुंधरा के प्रति उनके निष्ठा के कई उदाहरण देखने को मिले हैं। इसके चलते नीलिमा वसुंधरा राजे को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बगलामुखी माता की साधना करना शुरू कर दी है। इसके तहत उन्होंने 6 दिन से अन्न का त्याग कर मौन व्रत धारण कर लिया है और वह निरंतर माता की साधना में जुटी हुई है। टोंक से नीलिमा के मन में वसुंधरा राजे की ऐसी दीवानगी है कि वह वसुंधरा राजे के खिलाफ कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं है। बीते दिनों हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा को लेकर कई टिप्पणियां की। इससे नाराज नीलिमा ने बीते दिनों कोतावली पुलिस थाना टोंक में बेनीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने कहा था कि बेनीवाल महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करते हैं, उनके मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान ही नहीं है। टोंक की नीलिमा की ओर से वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री देखने के लिए 6 दिनों से अन्न त्याग रखा है। अब जानते हैं कि नीलिमा आखिर कौन है। नीलिमा रिटायर्ड शिक्षिका है जो बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई एक पदाधिकारी है। नीलिमा चाहती है कि नारी शक्ति आगे बढ़े। इसको लेकर ही वह वसुंधरा राजे को प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इससे पहले भी नीलिमा ने वसुंधरा को मुख्यमंत्री देखने के लिए प्रदेश भर में एक अनूठा अभियान चलाया था। इसके तहत उन्होंने राज्य के प्रत्येक जिलों से महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से राखियां एकत्रित की। बाद में इन रक्षा सूत्रों को जयपुर में वसुंधरा राजे को बांधी गई। मौन व्रत के दौरान नीलिमा लिखकर ही बात करती है। एनसीआरबी ने 2022 के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बेंगलुरु में महिलाओं के खिलाफ तेजाब हमले के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने तेजाब हमले के 6 मामले दर्ज किए हैं।
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बेंगलुरु देश के 19 महानगरीय शहरों में से सबसे ऊपरी स्थान पर है। दिल्ली में 7 महिलाएं तेजाब हमलों का शिकार हुई तो वहीं अहमदाबाद में 5 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के जारी हालिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2022 में देश में महिलाओं के खिलाफ तेजाब हमले के सबसे ज्यादा मामले बेंगलुरु में दर्ज किए गए। बेंगलुरु पुलिस ने तेजाब हमले के 6 मामले दर्ज किए। आंकड़ों के मुताबिक एनसीआरबी के आंकड़ों में सूचीबद्ध 19 महानगरीय शहरों में से बेंगलुरु सूची में शीर्ष पर है, जहां पिछले साल 8 महिलाएं तेजाब हमले का शिकार हुई। दूसरे स्थान पर है दिल्ली, जहां 2022 में 7 महिलाएं तेजाब हमलों का शिकार हुई। इसके बाद अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है, जहां ऐसे 5 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में तेजाब हमले के प्रयास के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद बेंगलुरु में पिछले साल ऐसे 3 मामले दर्ज किए गए। हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे महानगरीय शहरों में 2022 में हमलों के प्रयास के 2 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल बेंगलुरु को झकझोर देने वाले तेजाब हमले के प्रमुख मामलों में से 24 वर्षीय एमकॉम छात्रा पर तेजाब हमले का मामला था। छात्र पर 28 अप्रैल को उस समय हमला किया गया था जब वह काम पर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई सालों से महिला का पीछा कर रहा था। आरोपी ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और जब उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो आरोपी ने उस पर तेजाब फेंक दिया था। आरोपी को बाद में मई में तिरुवंतमलाई आश्रम से पकड़ा गया, जहां वह कथित तौर पर एक स्वामी के भेष में छिपा हुआ था। जून 2023 में पीड़िता को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के कार्यालय द्वारा अनेक सचिवालय में अनुबंध के आधार पर नौकरी की पेशकश भी की गई थी। इसी तरह का एक और मामला 10 जून 2022 को सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी महिला मित्र के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था क्योंकि उसने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में असहज महसूस कर रहे हैं। उनके मन में सर्वाधिक गुस्सा कांग्रेस को लेकर है। नीतीश कहते रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन का काम तेजी से बढ़ाने के बजाय 5 राज्यों के असेंबली चुनाव तक सुस्त पड़ रही। इसके अलावा भी कई और कारण हैं जो नीतीश के अलग अलग राह पकड़ने के कारण बन सकते हैं। हमारी इस खबर में आपको हम बताएंगे उन तमाम कारणों के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में असहज महसूस कर रहे हैं। उनको सबसे बड़ी खौफ इस बात को लेकर है कि इंडिया अलायंस की अगुवाई करने वाली पार्टी कांग्रेस विपक्षी एकता को लेकर गंभीर नहीं दिखाई देती। गंभीरता नहीं होने के कारण कांग्रेस को चारों राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा। विपक्षी गठबंधन में शामिल साथी दलों की भावनाओं को कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी। समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी गठबंधन में शामिल प्रमुख दलों को कांग्रेस की अनदेखी की वजह से उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने पड़े। नतीजतन कांग्रेस का बंटवारा तो हुआ ही, सहयोगी दलों का भी खाता नहीं खुला। नीतीश कुमार को सबसे अधिक गुस्सा विपक्षी एकता में काम को आगे बढ़ाने में कांग्रेस की सुस्ती है। पिछले 1 साल से नीतीश विपक्षी एकता के प्रयास में लगे हैं। लालू यादव के साथ पिछले साल नीतीश ने विपक्षी एकता के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। तब सोनिया ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। राहुल गांधी तब अपनी देश बचाओ यात्रा पर निकले थे। कई महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश को मुलाकात के लिए बुलाया। कांग्रेस ने विपक्षी दलों को एकजुट करने का दायित्व नीतीश को ही सौंप दिया। नीतीश ने पटना में इसी साल 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। 1.5 दर्जन दलों के नेता बैठक में शामिल हुए। बाद में विपक्षी एकता की कमान कांग्रेस ने अपने हाथ में ले ली। कांग्रेस के इस कदम से नीतीश के मन में गुस्सा स्वाभाविक है। इस बीच तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने केसी राव के बहाने बिहार यूपी में कुर्मियों पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने इनके डीएनए पर सवाल उठा दिया। नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं। उनका आधार वोट भी लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा समीकरण पर आधारित है।
उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने के बाद नीतीश को कुशवाहा वोटरों का साथ मिलने पर पहले से ही संदेह पैदा हो गया है। अगर नीतीश ने तेलंगाना के सीएम के बयान का प्रतिवाद नहीं किया तो कुर्मी बिरादरी के उनके वोटर भी बिदक सकते हैं। पहले से ही कांग्रेस की सुस्ती से खार खाए नीतीश को बिदकने का यह एक आधार बन सकता है। विपक्षी दलों का साथ मिलने के बजाय कांग्रेस को भाजपा के अलावा विपक्षी दलों से भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जूझना पड़ा। इस वजह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति में होने के बावजूद हार गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी उसके हाथ से निकल गया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता की गतिविधियां रोक दी। नीतीश के मन में इसमें भी गुस्सा है। वे कई बार यह बात कह चुके हैं कि कांग्रेस को तो विधानसभा चुनाव की पड़ी हुई थी, परिणाम आए तो कांग्रेस की फजीयत हो गई। आनन फानन कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन की बैठक बुला दी। नाराज रहे सपा नेता अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने अपनी अपनी व्यस्तताएं बताकर बैठक में जाने से मना कर दिया। अब नई तारीख 17 दिसंबर तय हुई है। गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों ने शर्त रखी है, पहले सीटों का बंटवारा हो फिर कोई बात हो। नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि वे सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएम के नेता लगातार भाजपा के बहाने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहे हैं। कोई राम और रामायण पर सवाल खड़े करता है तो कोई सनातन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसे भुना लिया। नीतीश के मन में इससे भी नाराजगी है। बिहार में आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर की हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर की गई टिप्पणी नीतीश को अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने इसके लिए चंद्रशेखर को टोका भी था। यहाँ तक कि उनके सिर पर उन्होंने अपने सबसे कड़े आईएएस के पाठक को बिठा दिया। नीतीश के इंडिया अलायंस छोड़ने का यह आधार भी बन सकता है। आगे बात करते हैं। इंडिया अलायंस की अगुवाई करने वाली कांग्रेस के एक सांसद के घर से करोड़ों की नकदी बरामदगी को भी नीतीश मुद्दा बना सकते हैं। नीतीश कहते भी है कि करप्शन क्राइम से भी वो कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश खुद भी अब तक बेदाग रहे हैं। कांग्रेस सांसद के घर में बरामद नोटों की गिनती अभी चल ही रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरामद रुपयों के अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। कोई 50 करोड़ तो कोई 100 करोड़ तो कुछ 300 करोड़ की रकम बरामद होने की बात बता रहे हैं। पीएम मोदी ने उस सांसद के साथ राहुल की तस्वीर दिखाकर कांग्रेस को भ्रष्टाचार की गारंटी वाली पार्टी बता दिया है। साफ छवि वाले नीतीश के पास पहले से ही आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट का मामला है। तेजस्वी का नाम पहली बार जब सीबीआई की जांच में आया था तो 2017 में नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था। अब तो तेजस्वी चार्जशीटेड भी हो गए हैं, लिहाजा नीतीश के इंडिया अलायंस छोड़ने का यह भी आधार बन सकता है। राजस्थान में सीएम पद पर सस्पेंस के बीच बीजेपी ने खास प्लानिंग की है। सूबे में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने पर चर्चा हो रही है। आखिर पार्टी ने क्यों लिया है ये फैसला? उनकी प्लानिंग के पीछे जातीय समीकरण साधने की कोशिश अहम फैक्टर है। हम आपको बताएंगे पूरी रणनीति के बारे में। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी नेतृत्व अब मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रहा है। सीएम के साथ अब बीजेपी एक नए फॉर्मूले पर भी काम कर रही है। यह फॉर्मूला है उप मुख्यमंत्री का। बताया जा रहा है कि जातीय समीकरण साधने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। पिछले 5 दिन से दिल्ली में कई नामों पर मंथन किया गया। जाट, राजपूत, ब्राह्मण और दलित वर्ग को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाने पर भी चर्चा की गई। सोमवार को जयपुर में होने वाली विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम का भी खुलासा किए जाने की पूरी संभावना है।
सरकार के मुखिया का पद मुख्यमंत्री का पद होता है। उप मुख्यमंत्री का पद को भी दूसरे नंबर का बड़ा पद माना जाता है। विधानसभा में सर्वोच्च पद स्पीकर का होता है। स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष के पद को भी बीजेपी की ओर से जातीय समीकरण साधने में काम में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद जातीय समीकरण साधने के लिए वंचित जाति के नेता को स्पीकर बनाया जाएगा। राजस्थान में जाट, राजपूत, ब्राह्मण और दलित हर वर्ग अपने आप में अहमियत रखते हैं, लिहाजा इन सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को किसी की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे समेत कई राष्ट्रीय नेताओं के नाम शामिल है, जिनमें केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसदों के साथ साथ एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का नाम भी शामिल है। वहीं उप मुख्यमंत्री और स्पीकर पदों की दौड़ में कई नाम सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। इनमें बाबा बालकनाथ, महंत प्रतापपुरी जी महाराज, दिया कुमारी, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ और डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा के नाम प्रमुख है। मायावती ने रविवार को बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। करीब 6 साल पहले राजनीति में भतीजे को एंट्री कराने के बाद से ही आकाश को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वह रविवार को सच हुए। मायावती की घोषणा ने यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर बड़ा राजनीतिक निर्णय लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती की घोषणा के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद अब इस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या आकाश आनंद यूपी और देश में पार्टी की स्थिति सुधार ला सकते हैं। यह सवाल सबसे अधिक उठ रहा है। वही बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। उन्होंने मायावती के फैसले को पार्टी के हित में बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बहन मायावती ने सभी को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है। वही मायावती के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बसपा सुप्रीमो पर हमला बोल दिया है। बसपा को परिवारवाद वाली पार्टी बताना शुरू कर दिया है। बसपा नेता उदयवीर सिंह ने लखनऊ में हुई बैठक से निकलने के बाद कहा कि हमें अभी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटना है। बहन मायावती ने सभी पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत बनाने और संगठन के विस्तार के लिए कार्य करने का निर्देश दिया है। हमारे सामने अभी लक्ष्य लोकसभा चुनाव है। वही आकाश आनंद को लेकर उदयवीर सिंह ने कहा कि बैठक में मायावती ने कहा कि आकाश हमारे उत्तराधिकारी होंगे। मेरी अनुपस्थिति में आकाश आनंद पार्टी के कामकाज को संभालेंगे। हालांकि पार्टी नेता ने साफ करते हुए बताया कि आकाश आनंद अभी देश के अन्य राज्यों में पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे। उन्हें अभी यूपी उत्तराखंड की जिम्मेदारी से अलग रखा गया है। मायावती की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। भाजपा के सीनियर नेता, राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मायावती पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी परिवारवादी पार्टी बन गई है। वहां पर भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा है। दिनेश शर्मा ने कहा कि किसी भी पार्टी से उत्तराधिकारी देना यह उनका आंतरिक मामला होता है। वह किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि मायावती की घोषणा के पीछे की मनोवृत्ति पर मेरी टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की विचारधारा रही है। राज्यसभा सांसद ने परिवारवाद के मसले पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा, वहां मोतीलाल नेहरू जी, उनके बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी की परंपरा रही है। इसी तरह लालू यादव, उनके बाद तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव, उनके बाद शिवपाल यादव, फिर अखिलेश यादव। इसी तरह डीएमके में करुणानिधि, उनके बाद स्टालिन, फिर उदयनिधि की परंपरा दिख रही है। दिनेश शर्मा ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाती दिख रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जितने भी दल है सभी परिवारवादी दल है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी दल है, हम जनतावादी दल है।
यही सभी विपक्षी दलों और भारतीय जनता पार्टी के बीच का अंतर है। बीजेपी में कौन अध्यक्ष बनेगा, यह किसी से भी पूछते तो पता चल जाएगा। यहाँ एक कार्यकर्ता अध्यक्ष बनेगा, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे दलों में कौन बनेगा बता देंगे, परिवार का कोई सदस्य बनेगा। यह हमारे और उनके बीच का अंतर है। बसपा में पिछले दिनों में शीर्ष नेतृत्व की उदासीनता का मामला लगातार चर्चा में रहा है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान भी बसपा सुप्रीमो उस तरह एक्टिव नहीं हो पाए थे। ऐसे में आकाश आनंद के बसपा में अब नंबर 2 की भूमिका में आधिकारिक तौर पर आने के बाद उनकी सक्रियता बढ़ेगी। दरअसल मायावती की उम्र अधिक होने और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अधिक यात्रा न करने का मामला उठता रहा है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तौर पर आकाश की सक्रियता से बहुजन समाज के बीच स्थापित पार्टी के कैडर को एक बार फिर मोबिलाइज करने में सफलता मिल सकती है। कुछ इस प्रकार की उम्मीद पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। साथ ही आकाश आनंद तक अपनी बात पहुंचाने में भी पार्टी नेताओं को आसानी होगी। इससे पार्टी से जुड़े मामलों पर फैसले भी तेजी से हो सकेंगे। यह पार्टी की स्थिति को राजनीतिक मैदान में बेहतर बना सकता है। तंबाकू ब्रांड का ऐड करने के लिए एक्टर्स अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। तीनों एक्टर्स को लीगल नोटिस भेजे गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले में एक याचिका दायर की है। इससे पहले भी कई सेलेब्स ऐसे मामलों में फंस चुके हैं। तंबाकू ब्रांड के साथ जुड़ाव के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार को इलाहाबाद कोर्ट ने कानूनी नोटिस भेजा है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार तंबाकू विज्ञापनों में शामिल होने के लिए मशहूर हस्तियों को निशाना बनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर की गई। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने 20 अक्टूबर को एक एक्टर अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को तंबाकू कंपनियों के साथ उनके जुड़ाव के लिए नोटिस जारी किया था। उन्होंने अदालत से याचिका खारिज करने के लिए विनती की। उन्होंने यह हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को संबोधित कर रहा है। मामले पर अगली सुनवाई 9 मई 2024 को तय की गई। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने आम जनता के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करने वाले उत्पादों का समर्थन करने में मशहूर हस्तियों के खिलाफ एक याचिका दायर की। दरअसल कोर्ट ने इससे पहले अगस्त 2023 में कैबिनेट सचिव, मुख्य आयुक्त और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को नोटिस जारी किया था। याचिका में सितंबर 2022 के आदेश का कथित तौर पर अनुपालन न करने के कारण अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को भारत सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था। जवाब में न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की अगुवाई वाली पीठ को डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 20 अक्टूबर को एक्टर्स को कारण बताओ नोटिस भेजे गए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 22 अक्टूबर को सरकार को एक प्रतिनिधित्व के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस दिया। इसके बाद शुक्रवार को डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसपी पांडे ने हाई कोर्ट से कहा कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने उस तंबाकू कंपनी को नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की थी, जिसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उनका विज्ञापन जारी रखा था। आज हर कोई एआई की बात कर रहा है। एआई आज के समय तस्वीर बना ले रहा है, इसके अलावा वह गाने और शायरी भी लिख रहा है। लेकिन एआई अब युद्ध में भी काम कर रहा है, जो चिंता बढ़ाने वाला है। इजराइल के युद्ध में कई एआई का इस्तेमाल हुआ है। पिछले सप्ताह खबरें आई कि इजराइल रक्षा बल यानी आईडीएफ गाजा में हमास के खिलाफ जारी युद्ध में हबसोरा नामक कृत्रिम मेधा यानी एआई प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रणाली का इस्तेमाल बमबारी के लिए और निशाने चुनने, हमास के चरमपंथियों के ठिकानों का पता लगाने और पहले से ही मृतकों की संभावित संख्या का अनुमान लगाने के लिए कथित तौर पर किया गया है। इस तरह की एआई प्रणालियों का संघर्ष में उपयोग करने के क्या मायने हैं?
इन प्रणालियों के सैन्य उपयोग में सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक निहितार्थियों पर ऑस्ट्रियन नेशनल यूनिवर्सिटी की बियांका बेगियारिनी का शोध दिखाता है कि एआई पहले से ही युद्ध के चरित्र को बदल रहा है। सेनाएं अपने सैनिकों का प्रभाव बढ़ाने और उनके जीवन की रक्षा के लिए इन प्रणालियों का उपयोग करती है। एआई प्रणाली सैनिकों को अधिक कुशल बना सकती है और इससे युद्ध की गति और घातकता के बढ़ने की आशंका होती है। एआई का युद्ध के सभी स्तरों पर प्रभाव पड़ रहा है। खुफिया निगरानी और टोही गतिविधियों को लेकर घातक हथियार प्रणालियों के इस तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके जरिए मानव हस्तक्षेप के बिना निशाना बनाकर हमला किया जा सकता है। आईडीएफ की हबसोरा प्रणाली भी इसी तरह काम करती है। इन प्रणालियों में युद्ध के चरित्र को नया रूप देने की क्षमता है, जिससे संघर्ष में प्रवेश करना आसान हो जाता है। ये प्रणालियाँ संघर्ष बढ़ाने की सूरत में किसी के इरादों का संकेत देने या किसी प्रतिद्वंदी के इरादों की व्याख्या करने को भी कठिन बना सकती है। एआई प्रणाली युद्ध के समय खतरनाक गलतफहमी पैदा करने या दुष्प्रभाव के योगदान दे सकता है। यह प्रणाली मशीनों के सुझाव पर भरोसा करने की मानवीय प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है। यह बात हबसोरा प्रणाली से सामने आई है। किसी एआई सिस्टम की सीमाएं स्पष्ट नहीं हो सकती। एआई की ओर से संचालित सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक परिवर्तन जो हमें देखने को मिल सकता है वह है युद्ध की तीव्रता में वृद्धि। एआई का उपयोग इस आधार पर संभावित रूप से उचित है कि वह बड़ी मात्रा में डेटा की व्याख्या और विश्लेषण कर सकता है, इसे संसाधित कर सकता है और मानव अनुभूति से ही कई अधिक दर पर जानकारी दे सकता है। आईडीएफ के एक पूर्व प्रमुख ने कहा कि मानव खुफिया विश्लेषक के जरिए हर साल गाजा में बमबारी के लिए 50 स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन हबसोरा प्रणाली एक दिन में 100 लक्ष्य तैयार कर सकती है। प्रणाली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की ओर से प्रस्तुत संभावित तर्क के माध्यम से ऐसा करती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा के माध्यम से सीखती है। वे डेटा के विशाल ढेर में पैटर्न खोजकर सीखते हैं और उनकी सफलता डेटा की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर होती है। वे संभावनाओं के आधार पर सिफारिशें करते हैं। लिहाजा एआई प्रणालियां युद्ध के मैदान में अधिक सुविधाजनक तरीके से सेनाओं की मदद करती है। इससे सैनिकों के लिए जोखिम कम हो जाता है, लेकिन एआई से मिली किसी जानकारी के गलत होने पर इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। लिहाजा इन्हें इस्तेमाल करने के लिए अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हमास कमांडर सिनवार कहाँ है, कोई नहीं जानता। इजराइल की सेनाओं ने उसे तलाशने में जमीन आसमान एक कर दिया हुआ है। सिनवार, जिसे गाजा का बिन लादेन भी कहते हैं, कहा जा रहा है कि वो चकमा देकर कहीं भाग गया है। इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ हमास नेता सिनवार की तलाश में है, जिसे 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल में इजरायलियों और विदेशी नागरिकों के नरसंहार और तबाही का मास्टरमाइंड माना जाता है। यह जानकारी आईडीएफ के एक अधिकारी ने दी। आईडीएफ के सूत्रों ने IANS को बताया कि इजरायली सेना के पास एक विशिष्ट खुफिया जानकारी है कि सिनवार एक मानवीय वाहन काफिले में उत्तरी गाजा से भाग गया और वह दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस क्षेत्र में छिपा हुआ है। आईडीएफ खान यूनिस क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव ने कहा कि इजरायली सेना सिनवार को ढूंढकर मार डालेगी। एक रिपोर्ट्स की माने तो एक इजरायली अधिकारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि सिनवार लड़ाई की शुरुआत में दक्षिण की ओर जा रहे एक काफिले में छिपकर उत्तरी गाजा से कहीं भाग गया। रिपोर्ट्स की माने तो सिनवार गाजा शहर से भाग गया और दक्षिण गाजा के खान यूनिस की ओर चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेनाएं मान रही है कि सिनवार अभी भी खान यूनिस में है या इसके नीचे से गुजरने वाली सुरंगों में से एक में है। हमास के साथ जारी जंग के बीच ही सिनवार इजराइल का मोस्ट वांटेड आतंकी है। गाजा पट्टी में हमास की राजनीतिक शाखा के मुखिया सिनवार को इजराइल ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया है। इजराइल का कहना है कि सिनवार के निर्देशन में हमास ने हमलों में सैकड़ों निर्दोषों नागरिकों की हत्या की।
महिलाओं के साथ बलात्कार किया था और बच्चों के सिर काट दिए थे और नरसंहार को अंजाम दिया। बुधवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने सिनवार के घर को घेर लिया। हालांकि सिनवार अभी तक कुछ उसका पता नहीं लग सका है। इस बीच गाजा में खान यूनिस पर इजराइल का आक्रमण जारी है, जिसे हमास आतंकवादियों और उसके नेतृत्व का गढ़ माना जा रहा है। इजराइल में सिनवार की तुलना खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से की जाती है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड ने सिनवार को डेडमैन के तौर पर संबोधित किया है। भारत में हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इन नतीजों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी विजयी साबित हुई। इन चुनावी नतीजों पर पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ ने टिप्पणी की है। उनकी माने तो यह सभी भारत के लिए ही है। तरार कई बार पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। अब उनके बारे में हम पूरी बात आपको बताएं। भारत में हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। इन नतीजों के बाद विशेषज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 हिंदी भाषी राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी की इस जीत पर पाकिस्तान के विशेषज्ञों की नजर टिकी हुई है। अमेरिका में बसे पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन और राजनीति के जानकारी साजिद तरार ने भी इस जीत पर प्रतिक्रिया दी है। तरार ने एक शो में इस बात पर हैरानी जताई है कि किस तरह से पीएम मोदी भारत की राजनीति में मजबूत होते जा रहे हैं। उनकी माने तो आने वाली सदी भारत की है और पीएम मोदी की अगुवाई में देश तेजी से तरक्की के रास्ते पर है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा के शो पर साजिद तरार ने इस बारे में सवाल पूछा गया तो साजिद ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत टॉप 5 ग्लोबल पावर्स में एक देश के तौर पर सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी करेंगे। उनके देश की राजनीति पर मजबूत पकड़ है। वही विपक्ष असंगठित है और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पीएम मोदी को चुनौती दे सकता है। तरार ने आगे कहा कि इसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को जाता है, जिन्होंने अकेले दम पर ही भारत को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और जल्द ही टॉप 3 में आएगा। तरार ने भारत की 3 सफलताओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सफल विदेशी दौरे, चंद्रयान, ग्लोबल साउथ का आगे बढ़ना, ये सब कुछ भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के तौर पर आगे बढ़ा रहा है। तरार की माने तो मोदी है तो मुमकिन है, वाकई सच होने लगा है। तरार की माने तो भारत की सफलता के पीछे सबसे बड़ी सफलता एक गंभीर शासन का होना है। भारत की तरक्की की सबसे बड़ी वजह पीएम मोदी जैसा राष्ट्रवादी नेता उसकी अगुवाई कर रहा है और वह आगे भी लीड करेंगे। तरार ने हाल ही में दुबई में हुए एक कोप 28 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत का जिस तरह से पीएम मोदी ने यहाँ पर नेतृत्व किया वह देखने वाला था। तरार ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस टिप्पणी की तरफ भी ध्यान दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है। तरार का कहना है कि भारत अब क्षेत्रीय ताकत से कई ज्यादा आगे बढ़ गया है। तरार का कहना है कि पाकिस्तान का मीडिया भारत की तरक्की की बात ही नहीं करता। अगर वहाँ के लोग हिंदुओं से इतनी नफरत है तो फिर वह बॉलीवुड की फिल्में क्यों देखते हैं। तरार ने बताया कि पाकिस्तान भारत से 100 साल पीछे चल रहा है। भारत में 1300 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन पाकिस्तान में टूटे फूटे 200 विश्वविद्यालय हैं। तरार के मुताबिक भारत के बायकॉट से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि वह अपना नुकसान ही कर रहा है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।